हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तारीफ बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो गद्यांश का है कि कोयल और कौवे में अंतर का आधार है क्या? रंग, वाणी, व्यवहार या कर्म? पूरे गद्यांश को पढ़िए फिर आप इसका उत्तर दीजिए। बताइए सब लोग। पहले ही लाइन आप पढ़ेंगे कि वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कौवे की कांव कांव किसी को अच्छी नहीं लगती। वाणी के बिना सब कुछ सूना है। तो कोयल और कौवे में अंतर का जो आधार है वो है वाणी का। ठीक है ना? ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। आप सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, खासकर गद्यांश आपको अच्छे से सॉल्व करना है और सही उत्तर आपको छांटना है इसमें से। ठीक है ना? अगर ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लिया करो। ठीक है ना? चलिए, और भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से है, सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं, सफल, असफल, प्रभावहीन या अनमोल? बताइए। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। डेली क्लासेस हमारे चैनल पे चलती है। डेली मॉर्निंग में 9 AM पे क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे क्लास चलती है। बताइए, सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग इसका फटाफट आंसर देंगे। तो यहां पे देखना, सभी जो है कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं, सफल, यहां पे सफल आएगा आपका। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, यहां पे देख सकते हो, मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है क्या? मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है क्या? सारे उत्तर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। ठीक है ना? बताइए, मृदु बोलने वाले से समाज में क्या बढ़ती है? दुर्भावना, भय, सद्भावना या अनेकता? बहुत अच्छे भाई, सभी लोग आंसर देंगे। ये देखिए, ये उत्तर इसका है, मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। तो यहाँ पे सद्भावना, मृदु बोलने वाले से समाज में सद्भावना बढ़ती है। ठीक है ना? तो ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रहीम ने कड़वे वचन बोलने वालों को क्या सजा देने की सलाह दी है? बताइए। रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की सलाह दी है? नीचे सबसे लाइन में आप जब जाएंगे तो इसका उत्तर है यहां पे ये, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए, कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ देता है, जहां मधुर वाणी अमृत है वहीं कटु वाणी विष है। कहा भी गया है, मधुर वचन औषधि, कटुक वचन है तीर। बताइए सब लोग, ये वाला है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गद्यांश का ये है कि मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है। औषधि तीर को, औषधि नमक को, नमक कौवा को या कौवा कोयल को? बिल्कुल सरल प्रश्न है। बताएंगे सब लोग? बहुत अच्छे, और सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे औषधि तीर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? औषधि तीर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मीठी वाणी बोलने वाले का समाज में क्या होता है? अनादर होता है या कष्टप्रद जीवन होता है या आदर होता है या बहिष्कार होता है? बताइए क्या होता है? मीठी वाणी बोलने वाले का समाज में क्या होता है? ये इसका उत्तर लिखा हुआ है, मधुर बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? आदर होता है। तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, व्यापक का अर्थ क्या है? व्यापक का बताइए। तो व्यापक का जो अर्थ होता है डियर, ये आपको बताना है। बताइए सब लोग।
व्यापक का अर्थ विस्तृत होता है, क्या होता है, विस्तृत। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है, मीठी, कटु, मृदु या अनमोल। बिल्कुल सरल प्रश्न है, बताइए। पूरे के पूरे आपके जो है सही होने चाहिए गद्यांश वाले प्रश्न। मधुर का विलोम शब्द आपको बताना है, क्या होगा। कटु हो जाएगा, ठीक है ना, कटु। ये दूसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा, कौन सा, अमृत का। अमृत का समानार्थी कौन सा नहीं होगा, बताइए, अमृत का। तो अमृत का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, सुधा भी होता है, ठीक है ना, और कौन सा होता है, सोमरस होता है, पीयूष होता है, अमी होता है। तो ये तीनों आपके हैं, ये आपका हलाहल नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका जो है विष का पर्यायवाची होता है, हलाहल, ठीक है ना। हलाहल जो आपका होता है वो विष का होता है, तो ये आपका नहीं है। ओके, चौथा वाला नहीं है आपका, ठीक है ना। चलिए, ये काव्यांश आ गया है। काव्यांश को पढ़कर आपको जो है जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको देने हैं। जैसे यहाँ पे कवि जो है किसे छोड़ने की बात कर रहा है, मोह माया को, वैराग्य को, या सांसारिक सुख को, या बाहों की शक्ति को, बताइए। कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है, पढ़िए अच्छे से, पढ़िए अच्छे से, फिर आप लोग इसका जवाब दीजिए। यहां पे पहली लाइन जब पढ़ेंगे, वैराग्य छोड़ बाहों की विभा संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, पहले ही लाइन में आपको उत्तर मिल गया। यहाँ पे कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है, यहाँ पे वैराग्य को, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, फिर काव्यांश से आपको उचित उत्तर ढूंढना है। कवि किसके समान जीने को कहता है, योगियों के समान, भोगियों के समान, विजयी व्यक्तियों के समान, या राजाओं के समान, बताइए। कवि किसके समान जीने को कहता है, बताइए। बताइए सब लोग, यहां पे ये लाइन है, योगियों नहीं विजय के सदृश जियो रे, छोड़ो मत अपनी आन शीस कट जाए। अब बताइए आप लोग, कवि किसके समान जीने को कह रहा है। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग आंसर देंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवि किसके समान जीने को कहता है, विजय व्यक्तियों के समान, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का उपयुक्त जो है विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ पे भले ब्योम फट जाए का अर्थ क्या होता है, भले ब्योम फट जाए का अर्थ क्या होता है, ये बताइए सब लोग। तो भले ब्योम फट जाए का अर्थ होता है कि कितनी भी मुसीबत आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे ये कितनी ही मुसीबत आ जाए, ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपयोग करते हैं, सुखों का, दुखों का, स्वतंत्रता का, या परतंत्रता का, बताइए। जवाब दीजिए आप लोग इसका। जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका जो है उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वे जो है स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पढ़ना है काव्यांश को, फिर आपको उचित उत्तर देना है, पढ़िए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है, जीवन की रक्षा करने के लिए, आन बान की रक्षा करने के लिए, धन संपत्ति की रचना करने के लिए, या समाज की रक्षा करने के लिए, बताइए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है। तो आन बान की रक्षा करने के लिए जो है प्रेरणा दे रहा है इस पद्यांश में कवि। ओके, ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, अनय का अर्थ नहीं होगा क्या, अनय का, ये आप बिना जो मतलब काव्यांश को ही देखकर आप बता सकते हो, बताइए अनय का अर्थ नहीं होगा क्या। शत्रु नहीं होगा, बाकी सब होंगे, ठीक है ना।
चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देंगे। अब ये हिंदी पेडागोजी वाले प्रश्न हैं। कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती हैं। वह किस विधि का अनुसरण कर रही हैं? कोश विषयक मॉडल, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल, विधा मॉडल या कार्यात्मक मॉडल? बताइए। वो कोश विषयक मॉडल का जो है विधि का अनुसरण कर रही हैं। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण पहले से ही मौजूद है जिसके माध्यम से प्रवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, ब्रूनर या नॉन चॉम्स्की? बताइए। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये आपका नॉम चॉम्स्की हो जाएगा। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्याकरणिक ज्ञान का विकास, स्वनिम ज्ञान का विकास, अकादमिक भाषा का विकास या संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास? बताइए। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास होना चाहिए, यही उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रैशन के अनुसार जो है, कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? न्यून प्रभावात्मक फिल्टर या मध्यम या उच्च या बहुत? बताइए। सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे। न्यून प्रभावात्मक फिल्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न, भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम यानी कि असमान की पहचान करना है। भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में बताइए सब लोग। अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा अंतः व्यक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है, भाषा समाज में स्थिर बनाने का साधन है। तो भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम की पहचान करना है आपको। बताएंगे सब लोग भाई। ये आपका विषम है, ये है, ये है, ठीक है ना। तो पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए, सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? समुदाय आधारित भाषा शिक्षण या कार्य आधारित भाषा शिक्षण या पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण या सहयोगात्मक शिक्षण? बताइए सब लोग। सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? ये हैं सहयोगात्मक तत्व के, शिक्षण के, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? बताइए। एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? सरल निवेश का प्रावधान, वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना या तनाव मुक्त परिवेश का सृजन? बताएंगे सब लोग भाई। और वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक की संख्या बहुत ही कम है तो फटाफट लाइक करो सब लोग। डेली मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो बनता है ना। फटाफट वीडियो को लाइक करो आप सभी लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। भाषा अध्यापक होने के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों को आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक है? लिखित परीक्षाएं, प्रदत्त कार्य, निबंध लेखन या रूब्रिक? बताइए सब लोग। भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक है? वो है आपका रूब्रिक, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? बताइए। विश्लेषणात्मक, समग्रतावादी, सामान्य या विशिष्ट कार्य आधारित? तो समग्रतावादी होगा। ओके, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से
सफल प्रत्याशरण की संभावना बढ़ जाती है। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समानांतर प्रक्रिया है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए सब लोग। समग्र भौतिक प्रक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं आपके, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है। भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं, या श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल एक दूसरे जो है कौशलों में स्थानांतरित होते हैं, या भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए ना कि नियमों पर, या भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। ये तीनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है। परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, या समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। बताएंगे सब लोग। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट जवाब दीजिए और वीडियो को लाइक कर दो जब तुम लोग क्लास को देख रहे हो। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापक जो है क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा जो है धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है। परामर्श कोश, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, या विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण, या समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। बताएंगे सब लोग। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है। समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती हैं। उन रूब्रिकों की पहचान करें। सामान्य रूब्रिक, समग्रता वाले रूब्रिक, विश्लेषणात्मक या विशिष्ट कार्य आधारित रूब्रिक। तो इसमें आपका सामान्य रूब्रिक होगा, ठीक है ना। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का जो है अवलोकन कर रही हैं, और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती हैं। यहाँ अध्यापक को क्या जो है कर रही है। बताइए यहाँ अध्यापक क्या कर रही है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, विद्यार्थियों को प्रेरित कर रही है, या विद्यार्थी को किसी और ढाल रही है, या विद्यार्थियों को मदद दे रही है। विद्यार्थियों को मदद दे रही है, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस करिए, ताकि जो भी वीडियोस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलते रहे हमारे चैनल के माध्यम से। और भी क्लासेस आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए। बाकी आज की ये वीडियो कैसी लगी, 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।